स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम DDU LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न। सबसे पहला जो पॉइंट है 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से होंगे, 10 हिंदी से, 10 इंग्लिश से। ये यहाँ के यूनिवर्सिटी का पैटर्न है पेपर का। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस आपके होंगे वो जीके के होंगे, जिसमें करंट अफेयर और पॉलिटी प्लस आपकी हिस्ट्री एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोशियोलॉजी वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बाकी जो आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सॉरी, इसके बाद जो आपके 60 क्वेश्चन बच रहे हैं वो 60 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, वो आपके लीगल एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। और लीगल एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस की संख्या है पूछे जाने की वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछी गई है। तो आपको इतना फोकस करना है कि सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस ध्यान में रख करके चलना है। अगर आप DDU यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस CRPC IPC फंडामेंटल CRPC IPC और टॉर्ट प्लस आपका इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक भी आपको तैयार करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फिलहाल मैं आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन हटा करके बाकी क्वेश्चन से दिखाऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान में नहीं देंगे। आप बस देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 97 था, राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो देखिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये लीगल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के बाद जो भी 41 to 100 क्वेश्चन थे वो लीगल एप्टीट्यूड में पूछे गए थे। और लीगल एप्टीट्यूड में पूछा गया है राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। यहाँ पे सही ऑप्शन इस प्रश्न का है जो वो क्या है, राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 98 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 98 है, निम्न में से कौन अस्थाई सदन है। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए, संसद की बात हो रही है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे समझेंगे कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। और हम इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। इसमें से राज्यसभा जो होता है ये क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा जो होता है ये समय समय पर भंग हो सकती है, ठीक है, लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है ये अस्थाई सदन है, ये भंग नहीं की जा सकती। तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 99 पूछ रहा है। ये प्रश्न मैंने हाल ही में आप लोगों को कराया था, जिनको इंग्लिश में ये क्वेश्चन देखना है वो इंग्लिश में इसे देख लेंगे। यहाँ पे 99 क्वेश्चन हाल ही की वीडियो में मैंने आपको कराया था कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी कि किशोर शब्द को आप परिभाषित करेंगे। जो आप किशोर शब्द बताया गया है ये मतलब कितने वर्ष का बालक जो होगा वो किशोर कहलाएगा, ठीक है, कुल मिला के ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी, 18 वर्ष से कम आयु के बालक क्या कहलाएंगे, किशोर कहलाएंगे। 18 वर्ष तक के नहीं, 18 वर्ष से कम के आयु के जो भी बालक होंगे वो क्या कहलाएंगे, किशोर कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 100 था, इसमें प्रश्न संख्या 100 क्या था, भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आपको लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ाया था और फिर MCQ कराया था तो भी आपको बताया था, और मैंने ये बताया था कि ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि 2020 में DDU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है। यहाँ पे आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी मेरी, कि जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो है वो क्या है, IPC के
जनक माने जाते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये आईपीसी के निर्माता भी माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न था 93 एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। ये प्रश्न भी मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। देखिए मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप अभी तक मेरी वीडियोस को अगर सही से नहीं देखे हैं तो जाकर के लीगल एप्टीट्यूड की सभी वीडियोस को देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 2020 के पेपर्स में तो करंट अफेयर के क्वेश्चन का बहुत स्कोप नहीं था, बट 2021 में जो पेपर आया था 2021 में, इसमें क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि करंट अफेयर पर फोकस जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? भारतीय दंड संहिता जो है ये सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। ये दंड विधि है। ये क्या है? आईपीसी क्या है? दंड विधि है। ये एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आईपीसी जो है ये सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। सिविल लॉ की श्रेणी में आती है क्या क्या चीज़ें हैं? तो सिविल लॉ की श्रेणी में जो चीज़ें आती हैं उनको आप जान लीजिए। व्यावसायिक कानून, औद्योगिक कानून, भागीदारी कानून, ये किस में आते हैं? सिविल लॉ की श्रेणी में आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 94 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना। क्या बात मैंने मतलब जो प्रश्न आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल यहाँ से प्रश्न वो पुटअप किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 94 क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ाया है और ये आपकी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। और जब मैंने पहला ही सेशन पढ़ाया था, पहला ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ही मैंने बता दिया था कि कब पहला विधि आयोग बना था। पहले ही वीडियो में जो इसका बेसिक मतलब कि इसके लीगल एप्टीट्यूड के नेचर्स हैं, आपके विधि का जो नेचर है, क्लासिफिकेशंस है, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि कब पहला विधि आयोग बना था और जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 22वां विधि आयोग में अध्यक्ष का पद नियुक्त है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो जिन लोगों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी होगी, मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगी। आप क्या करेंगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ क्योंकि आप सुन पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा मतलब आवाज़ें आती हैं। हमेशा मैं ऐसे एक मतलब कि ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि शोर शराबा होता है। हमेशा यहाँ पे बहुत हल्ला हुआ करता है और काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से हमेशा वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। कभी ये तो वैसे भी आपका समर टाइम है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो कभी अगल में शादी, कभी बगल में शादी, कभी किसी की शादी, तो बहुत सारे झमेले होते हैं, जिसकी वजह से इतना लाउड म्यूज़िक और इतना मतलब आवाज़ की वजह से आप लोग को वीडियो नहीं दे पाती हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि जो भी कम से कम वीडियोस मिल रही है उसमें जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उनको तो आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे ये प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या है? 1955 में पहला विधि आयोग बना था। ये स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। अगर स्वतंत्रता से पहले की बात की जाएगी तो 1834 में हमारा पहला विधि आयोग बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 है, निम्न में से कौन सा वाक्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपसे पूछा है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से ये प्रश्न पूछा है। और जब आप LLB सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने को एक सेपरेट बुक मिलेगी। आपके LLB में LLB सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक बुक पढ़ने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए लॉ से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे मतलब कि जो आपका महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है इस पेपर में, वो आपकी पॉलिटी ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि ये आपके GS पोर्शन में भी आता है, आपके लीगल एप्टीट्यूड में भी आता है। तो इस पोर्शन को आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत करिए। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं किया गया है? एकजुटता शब्द जो है ये हमारे देश की
जो हमारा देश का प्रियम्बल है उसमें प्रयुक्त नहीं किया गया है। बाकी जो शब्द हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुता, ये शब्द क्या है हमारे देश की संविधान की प्रियम्बल में अंकित है, ठीक है ना, दिए हुए हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रश्न है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बीएचयू में भी ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितना बताऊं कि मतलब कि ये जो न्यायालय वाला आपका टॉपिक है ना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ही बनते हैं। इससे भी रिलेटेड मैंने आपका एक अलग वीडियो बनाया है जो 2 पार्ट में है, आप उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वही सभी न्यायालयों को मान्य होगा, वो निर्णय सभी को मानना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को सभी उच्च न्यायालयों को मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। उस वीडियो में जो मैंने बताया कि न्यायालय से संबंधित है उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनके रिटायरमेंट की क्या एज है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी डिटेल में सभी प्रश्न मैंने कराए हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया था हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो मैंने अभी बताया कब आया था, 1950 में आया था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बेंच की क्या हुई थी? बैठक हुई थी। और जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था उसी दिन जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रकाश में आया था, यानी कि इसकी स्थापना मानी जाती है। यहाँ पे सन की बात की गई है तो 1950 में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे और वीडियोस जरूर देखिएगा जो कि मैंने बताया आपको। चलिए यहाँ पे आपको 90 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 90 प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने क्या किया था? ये एक न्यायाधीश थे और ये राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे और ये अब तक के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप देख लेंगे। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? भारतीय दंड संहिता जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ये 1860 में, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप कई सारी बुकों पे आप जब देखेंगे, आईपीसी की बुक लेंगे ना तो आईपीसी की बुक पे ही पूरा एकदम हाईलाइट करके एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है आईपीसी 1860, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860। तो ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड को थोड़ा सा तकलीफ देने की ज़रूरत है, आप उसको विजुअलाइज कर लिया करिए कि हाँ ये चीज़ें मेंशन होती हैं बुक पे, तो ये चीज़ें तो मैंने देखी थी। बिल्कुल हमेशा हर चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश मत करिए, कुछ चीज़ों को एज्यूम भी किया करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब 1860 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 85 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। चलिए आगे प्रश्न है, मैंने एक वीडियो में आपको जितने भी संस्थाएं हैं, ठीक है, यूएनओ,
ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संस्था जितनी भी है, ठीक है, मैंने सभी संस्थाओं के विषय में डिटेल में पढ़ाया है, तो उस वीडियो को आप लोग उसे सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने आपको सारी डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। चलिए आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं माना जाता है, मुख्य अंग नहीं माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये अपने आप में ही आपको देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का जो श्रम संगठन है, ये तो अलग ही संगठन है ना, तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये भंग की जा सकती है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 81 है, संविधान का भाग 3 संबंधित है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपसे कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये सारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो 2 टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे एक प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, और आपका पार्लियामेंट, ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए उससे भी आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं और किस टॉपिक से। तो एक बार एनालाइज करिएगा आप लोग कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, इसके बाद आपका मन है कि आप किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित उपबंधों में से कौन मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए अभी मैंने बताया फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो ये आपके 51A में रखा गया है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि जब आपके देश का संविधान बना था तो भारतीय नागरिकों के लिए 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे बाद में संविधान संशोधन करके हटा दिया गया और उसे विधिक अधिकार करार दे दिया गया, जिसे वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 क के अकॉर्डिंग संरक्षित यानी कि रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार मतलब कि बनाया गया, तो अनुच्छेद 300 क के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसके बाद जो है जब हमारा संविधान बना तो उस समय मौलिक अधिकार तो 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। लेकिन जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। बाद में इसमें संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के बाद सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बताए गए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य बाद में इसमें मेंशन किया गया, क्योंकि भाग 4 में क्या चीज़ें हैं, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, इसलिए भाग 4 क में क्या रखा गया है, मौलिक कर्तव्य रखा गया है, जो अनुच्छेद 51A से ए में संरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न जो हमारा है 83 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है और बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक बार एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे प्रश्न है 84वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन जो है संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और इसमें इतने सारे मतलब कि संविधान संशोधन किए गए थे, कई सारी चीज़ें जोड़ी गई, कई सारी चीज़ें हटाई गई, तो इतने सारे मतलब कि इसमें मतलब संशोधन हुआ कि लगभग ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डेवलप हो गया। तो इसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस संविधान संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हो, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को समझ में आ रही होगी, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या कभी और पूछे गए हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि आने वाले समय में यदि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? 21A, अनुच्छेद 21A क्या करता है? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गारंटी कौन लेता है? वो मौलिक अधिकार लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा है प्राथमिक, वो क्या है? कंपल्सरी है। कंपल्सरी मतलब सभी बच्चे शिक्षित हों और इसलिए इसे क्या किया जाता है? संविधान में रखा गया है और सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। आप प्राइमरी स्कूल में देखते होंगे उनको मिड डे मील, सुबह का नाश्ता, ड्रेस, कॉपी, बुक, कपड़े, जूते, मतलब उनके पढ़ने की, उनके अपनी पर्सनल ज़रूरत की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सभी प्रोवाइड की जाती है, ताकि देश का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि ये हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है। ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, पढ़ने के लिए सारी चीज़ें दी जाती है, तो सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे संविधान में क्या है? दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की जो प्राथमिक पाठशाला है, जो प्राथमिक शिक्षा है, ये क्या है? कंपल्सरी है। इसे बिल्कुल निःशुल्क प्रदत्त किया जाए, दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगर कभी एज से संबंधित पूछे तो आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 78 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति की आयु क्या होती है? सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की रिटायरमेंट की एज होती है 65 वर्ष होती है। वहीं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 वर्ष होती है। ये दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और हड़बड़ा के कभी भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं। ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर नॉर्मल कोर्ट की बात की जा रही है, आपको ये ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार ने संपत्ति का अधिकार, मैंने बताया ना कि 7वां जो मूल अधिकार था, मूल संविधान में हमें दिया गया था। मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बना, ठीक है, उसके बाद तो संविधान संशोधन होते गए। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार हमारा 7वां मूल अधिकार था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें क्या किया गया? चेंजेस किया गया और संपत्ति के अधिकार को बदल करके क्या कर दिया गया? इसे विधिक अधिकार बता दिया गया। और विधिक अधिकार जब संपत्ति का अधिकार हो गया तो ये अब मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट से भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने 3 प्रश्न करा दिया पार्लियामेंट से, लोकसभा या राज्यसभा जिससे भी कराया। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के ही अंग हैं, पार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यसभा से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला, अब देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। यहाँ पे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी आपकी कौन थी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, टॉर्ट अपकृत्य, ठीक है। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको वहाँ पे अपकृत्य यानी कि टॉर्ट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में टॉर्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको दिया है टॉर्ट का अर्थ क्या है, तो टॉर्ट जो है ये एक दीवानी दोष है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी एक बुक पढ़ने के लिए अपकृत्य की मिलेगी। ये क्या है, एक दीवानी दोष है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। देखिए आप देख सकते हैं कि न्यायालय से संबंधित कितने प्रश्न आपके क्वेश्चन बुकलेट में पूछे गए हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन राइट आपके एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में एक सेपरेट बुक आपको पढ़ने को मिलेगी, यानी कि एक अलग से बुक पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम होगा ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके ह्यूमन राइट डे की बात की जा रही है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो समझ लीजिए कि सब कुछ जो आप अभी एग्ज़ाम में दे रहे हो ना, वो आपको कल डिटेल में पढ़ना है। बस आपसे ये जाना जा रहा है कि जो जानकारी आपको डिटेल में देनी है उससे आपका ताल्लुक थोड़ा बहुत है कि नहीं, आप उस चीज़ को जानने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, यही पैटर्न है। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छे से लगाइएगा और सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। जितनी भी लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर की प्रश्न हैं, सभी को देखेंगे तो ज़रूर ही आप चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे और अच्छी से आपकी तैयारी भी होती रहेगी। प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देखिए ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, या देश के सर्वोच्च जो सेनाओं के अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये सभी प्रश्नों का एक ही आंसर होगा, राष्ट्रपति जो है सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है या सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति से भी कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। भू राजस्व जो है ये केंद्र सरकार का कर नहीं होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ही रिपीटेड है, मैं ये नहीं बोली ये टॉपिक, ये क्वेश्चन ही काफ़ी रिपीटेड है। और ये भाग 4 में रखा गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी मैंने देखे हैं, कई बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जापान नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा 63वां प्रश्न है, गिरवी रखी जा सकती है। ठीक है, आईपीसी से प्रश्न पूछा है, गिरवी कौन सी वस्तु रखी जा सकती है, तो गिरवी रखी जा सकती है केवल चल संपत्ति ही गिरवी रखी जा सकती है। 64वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं। अभी मैंने बताया भाग 4 में आपके नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं। आगे पूछा है, साझेदारी फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आपसे क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना चाहिए, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड जो है इसका सेकंड भाग आपको एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में भी इसको देखने को मिलेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप एलएलबी पूरे साल में पढ़ेंगे, 2 भाग में पढ़ेंगे, एक
LLB फर्स्ट सेमेस्टर में, एक सेकेंड सेमेस्टर में। यहाँ पे 2 व्यक्तियों का साझेदारी, पार्टनरशिप, सिर्फ अकेले तो आप खुद से पार्टनरशिप नहीं करोगे, खुद के साथ मतलब अपना पार्टनर नहीं बनोगे, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो एक से अधिक या फिर मतलब 2 व्यक्तियों का होना जो है यहाँ पे कंपल्सरी होता है। चलिए बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध है? तो अनुच्छेद 23 जो है ये बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध है, अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी। इसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता का उपबंध करता है? देखिए फंडामेंटल राइट से, इसके पहले भी जो बंधुआ मजदूरी का मैंने बताया वो भी फंडामेंटल राइट से है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट से है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो आप खुद से सोच सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं। इसके बाद है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो चाहे उच्च न्यायालय की बात की जाए या उच्चतम न्यायालय की बात की जाए, जब भी नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो शपथ की बात होती है वो उच्च न्यायालय की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो भी राज्यपाल होगा वही न्यायाधीश को शपथ दिलाता है उसके पद की। ठीक है, आगे 59वां प्रश्न है, CRPC का संक्षिप्त रूप है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहलाता है। CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दीवानी प्रक्रिया संहिता है, 60वां प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता है प्रक्रिया से संबंधित, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रक्रिया से संबंधित। 61वां प्रश्न है, भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखे। चलिए आगे प्रश्न है 62वां, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की भूमि पर बिना उसकी सहमति से प्रवेश करता है वो कहलाता है अतिचार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। चलिए ये टॉर्ट से है, अपकृत्य जब पढ़ेंगे आप LLB फर्स्ट सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपको अतिचार पढ़ने के लिए मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्या पूछा है? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को नीति आयोग का गठन हुआ था। आपसे मेरा प्रश्न है, मैं जान रही हूँ कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप जवाब देंगे कि GST कब लागू की गई थी? GST कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अभी GST दर में बढ़ोतरी की गई है कुछ चीज़ों पर लेकर के। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन बुकलेट में GST से संबंधित कोई प्रश्न आए, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग देख लेंगे और मेरे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, हिंदू विवाह अधिनियम भी आपका 1955 में बनाया गया था, प्रथम विधि आयोग के बनते ही। ठीक है, चलिए आगे है, भारत में विधिक शिक्षा के मानक को विनियमित करने वाला निकाय ये आपका बार काउंसिल होता है। यहाँ पे क्या है? बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद। चलिए आगे प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो संविधान बनने के ठीक 1 वर्ष बाद ही 1951 में ही क्या कर दिया गया था? 1951 में ही संविधान संशोधन होना शुरू हो गया था। चलिए यहाँ पे है, शरीयत अधिनियम पारित किया गया था, शरीयत अधिनियम पारित किया गया था 1937 ईस्वी में। आगे प्रश्न है 49वां प्रश्न है आपका, सूर्य से दूरी का जो क्रम है वो क्या है? तो सूर्य से दूरी का जो सही क्रम है वो क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ये आपका ज्योग्राफी से प्रश्न था। 2 देशांतरों के बीच, देखिए 2 देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? 2 देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये ज्योग्राफी से आपसे है। देखिए जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके क्वेश्चन बुकलेट में मिल सकता है, तो जनगणना को अवॉइड मत करिएगा, जनगणना पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि यदि समय बचता है तो जनगणना टॉपिक आपको जरूर बताऊं। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं 1 से 2 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 वर्ष से कम आयु भारत में 21 वर्ष से कम जनसंख्या वाले प्रतिशत बताने हैं, ठीक है ना?
तो 21 वर्ष से कितने लोग कम हैं ये बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 41.1% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.1% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है? देखिए, खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित भी मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको और बताऊंगी कि कौन सा पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर एक पूछा जाएगा। एक 30 मिनट का या 40 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे। तो आप भी मुझसे ये एक थोड़े थोड़े समय पर आप वीडियो में कमेंट कर देंगे ना कि ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, तो शायद मेरे दिमाग से भी ये ना निकले और मैं आपको अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप लोग अगर याद दिलाते रहेंगे तो मैं वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करते रहूँगी। हो सकता है कई सारी चीज़ें पढ़ानी है, मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये पढ़ाना है आपको, लेकिन हो सकता है शायद कुछ ही चीज़ें पढ़ाऊँ, कुछ ही चीज़ें बच जाएं। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ज़रूर वो चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी और मैं आपके सारे जो भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कराऊंगी। फिलहाल मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपको भी कोशिश करना है कि ये चीज़ें छूट रही हैं, आपको एक बार मेंशन करना है कि मैम ये चीज़ें हमको पढ़ा दीजिए। ठीक है, गेम से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं जल्दी ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस में। ठीक है, ये फिलीपींस के द्वारा आयोजित किया जाता है ये पुरस्कार। चलिए, 44वां प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, सूर्य में कौन सी गैस होती है? सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में हीलियम गैस से ही मिलकर के आपका सूर्य बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रावत भाटा ऊर्जा का केंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अणु शक्ति से संबंधित है, एटॉमिक पावर से संबंधित है। किससे संबंधित है? एटॉमिक पावर से। अगला जो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन एक संघात्मक राज्य है? मलेशिया क्या है? संघात्मक राज्य है। मलेशिया क्या है? एक संघात्मक राज्य है। आगे प्रश्न है 47वां, वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में घड़ियाल परियोजना कब शुरू गई थी? तो घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, घड़ियाल परियोजना ये आपका ईवीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू किया गया था, ईवीएस। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस से। अगला प्रश्न है आपका, ये भी इन्वायरमेंटल साइंस से है। सर्वाधिक जैव विविधता है किस देश में? सर्वाधिक जैव विविधता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे प्रश्न है आपका, जीके से प्रश्न है, प्याज, आलू एवं अदरक है। तो प्याज, आलू, अदरक ये क्या होते हैं? तना होते हैं, जड़ नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ये जड़ नहीं, ये तना होते हैं, गलती मत करना, ये तना होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। आगे प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। रिकेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। जैसे कमजोरी होती है ना, बिल्कुल दुबले पतले, शरीर टेढ़ा हो जाना, मतलब कुपोषण का जो शिकार होता है उसी को हम रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो सुबह की सबसे फ्रेश धूप जो होती है ना, मतलब बिल्कुल सुबह की 8 बजे के अंदर की जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, पहली किरणें जो होती हैं उनको अपने बॉडी पे आप डेली ऑब्जर्व करते हो तो आपके शरीर के अंदर कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होने पाएगी। चलिए आगे प्रश्न है 43वां प्रश्न, भारत के किस राज्य को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो जैविक राज्य का दर्जा मिला है सिक्किम को। आगे प्रश्न है,
डब्ल्यू को इंटरनेट में जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। जब भी आप नेट पे कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो उसका फुल फॉर्म लिख करके आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पैतृक गुणों का संवाहक होता है डीएनए। देखिए, जब भी कोई बात होती है और प्रूफ की बात होती है कि ये इनका संतान है कि नहीं है, या ये इनके मतलब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा डीएनए टेस्ट की बात होती है। यानी कि पैतृक गुणों का संवाहक होता है क्या, डीएनए होता है। जब आपको पता करना हो, मतलब फ़र्क पता करना हो या बिल्कुल पता करना हो कि मतलब मेरा जो बेटा है वो असली में मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या नहीं है, तो आप डीएनए टेस्ट करा करके उसको प्रूफ कर सकते हैं कि आप मतलब आपके डीएनए क्या करेंगे, मैच करेंगे। एक पिता का डीएनए उसके बच्चे से क्या होगा, मैच करेगा। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। ओके, ये चीज़ों को समझिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। अच्छा, जो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उन्हें आप टच कर पाते हो क्या, फील कर पाते हो क्या? हाँ, सिर्फ आप देख पाते हो, टच फील नहीं कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसे बस आप देख सकते हो। वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, तो टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, बस इसे क्या होता है, सॉफ्टवेयर को टच फील नहीं कर सकते हो। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के वायरस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सो जो क्वेश्चन का पूछने का जो मतलब तरीका है, क्या गजब का है। किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से इन लोगों ने पूछा है, अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूछा गया हर एक प्रश्न है। चलिए देखते हैं। फिलहाल प्रश्न मेरा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ढूंढ लिया। चलिए आगे प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले चांद पर उतरा? सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? ये अपोलो 11 जो है, ये आपका सबसे पहले अंतरिक्ष यान में पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है जो चांद पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, अल नीनो घटना संबंधित है। अल नीनो घटना कहाँ से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है गणित विषय के लिए, जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन गणित में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग की जो आवृत्ति होती है सबसे न्यूनतम होती है, और लाल रंग की जो आवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? लाल रंग की आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो आप बुक पढ़ते हो ना, कम से कम आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो तो आपकी आँखों को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा करीब अगर आप बुक ला के रखते हो ना, मतलब बहुत 6 से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऐसे करके, तो आपकी आँखों की जो साइज होती है ना, सिकुड़ जाती है, क्योंकि अब आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन एक सामान्य नेत्र की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर पे अगर किसी भी चीज़ को आप रखते हो तो आप उसे आसानी से देख पाते हो और उसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब 2020 आया था तो 2020 में कोविड की फर्स्ट जो मतलब पहला चरण था वो कोविड का 2020 में ही देखने को मिला था, और कोविड से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, कोविड-19 संबंधित है, तो कोविड-19 क्या था? एक विषाणु था, सॉरी वायरस था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विषाणु। कोविड-19 क्या है? एक विषाणु है, वायरस है, ठीक है। आगे प्रश्न था, सूर्य की विकिरण ऊर्जा के लिए कारक परिघटना है। तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हीलियम के छोटे छोटे कण क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, और उसी के कारण क्या होता है? प्रकाश आपको इतना सारा देखने को मिलता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जो भी नाभिकीय ऊर्जा है वो छोटे छोटे पार्ट में टूटे, लेकिन यहाँ पे टूटता नहीं है, इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, एटॉमिक बम में क्या होता है? अणु बम में क्या होता है? इसमें जो होता है आपका, इसमें आपका नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। बम में क्या होती है? चीज़ें फटती हैं,
और जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, अलग अलग होती है। और जो आपका सूर्य का काम है, इसमें क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की बात की जाएगी तो जो भी आपके ये बम से संबंधित होते हैं, हाइड्रोजन बम हो गया, एटॉमिक बम हो गया, ये सब में होता है। और जो आपका सूर्य में जो प्रक्रिया होती है, इसमें नाभिकीय संलयन की बात की जाती है। अगला प्रश्न है दिन दिवस से संबंधित। आपने देखा मानवाधिकार दिवस पूछा गया था, यहाँ पे आपका जो है उपभोक्ता दिवस पूछा गया है। और आपका पिछले साल 2021 में पूछा गया था महिला दिवस कब मनाया जाता है, और आपका पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मैं पेपर डिस्कस करूंगी आपसे। कई सारे प्रश्न जो है दिन दिवस से पूछे गए थे, तो दिन दिवस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण दिन दिवस से संबंधित वीडियो होगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का गठन होता है, देखिए जीके के क्वेश्चन में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न देखने को मिल गए, देखे ना कितना महत्वपूर्ण है ये। तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये संसद का गठन करते हैं। भारत के संसद का गठन कौन करता है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मुख्य अंग माने जाते हैं संसद के। संसद के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए आगे है, आगे हमारा क्या प्रश्न है, सॉरी पेजेस कहाँ गए, काफ़ी एक सेकेंड, जस्ट वेट करिएगा थोड़ा सा आप लोग, पेजेस काफ़ी इधर उधर हो गए। क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चंस लगभग ख़त्म होने वाले ही हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हमने उपभोक्ता दिवस देख लिया और भारतीय संसद का गठन कब होता है ये भी देख लिया। और अब लास्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने बोला राष्ट्रपति टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यदि आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो नहीं समय से पहुंच पाती है तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब भी माहौल मिलता है, थोड़ी सी शांति मिलती है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। फिलहाल बस आप इतना कमेंट कर दिया करिए कि इस टॉपिक पे ये वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगी जितना भी टाइम मिल पाएगा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।